हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 157, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो मुगल सराय डिवीज़न है, जिसका नाम बदल के अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न कर दिया गया है। ये उसी डिवीज़न का क्वेश्चन है जिसका एग्ज़ाम डेट 13/7/2024 था। और इसी क्वेश्चन से हमने आपका जो टेस्ट लिया था, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके 21/7/2024 को टेस्ट लिया था। और ये जो एग्ज़ाम था, इसमें हमारे विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की थी। और टोटल इसमें से 31 सीट में से 21 सीट पर ही रिजल्ट हो पाया था, 10 सीट वैकेंट ही रह गया था, ऐसा हमारे विद्यार्थियों ने कहा है। और इसमें जो सफल हुए हैं, इनका 21 जो विद्यार्थी हैं, उनका लिस्ट वो जो रिज़ल्ट जब आया था, उसी समय हमारे कम्युनिटी में हमने मैसेज सहित आपको मैसेज भी कर दिया था। आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। हमारे एक बहुत ही खास विद्यार्थी थे, इनका रामेश्वर बैठा नाम था, इनका भी रिज़ल्ट हुआ था। उनको भी बहुत जो भी मैसेज था उनका, हमने आपको दिखाया भी था। तो आप इस जो रिज़ल्ट है उसको छोड़ते हैं, चलते हैं हम लोग जो इसमें क्वेश्चन जो जो आए थे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को आप जानते हैं कि मॉडिफाइड होता है हमारा टेस्ट का सीरीज, जो किसी भी क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है तो मॉडिफाइड करके लिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन को 4 ग्रुप में बांटा गया है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। ठीक है, सी ग्रुप का ये आपको ये वीडियो बन रहा है सी ग्रुप के। इसमें कैरेज भी है, वैगन भी है, ऐसे क्वेश्चन भी है जो दोनों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो सभी तरह के क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं सी ग्रुप में। डी ग्रुप में AWM AME का जो क्वेश्चन होता है, उसमें सिर्फ लोको, डेमो, मेमो और फाइनेंशियल रूल्स, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं। बाकी सी जो ग्रुप होता है उसमें सभी क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला है, इन वैगन नंबर बॉक्सन HS कोई वैगन है, आप जानते हैं बॉक्सन HS। तो बॉक्सन HS वैगन है जिसका ये डिजिट दिया है, किसी भी वैगन का 11 अंकों का डिजिट होता है। अभी हम आपको चेक डिजिट निकालना भी सिखाएंगे। किसी भी वैगन का 11 डिजिट का जो होता है नंबर होता है। अभी जो नया नंबरिंग सिस्टम आया है उसमें, तो उसमें कहता है कि अंडरलाइन डिजिट डिनोट्स। इसमें जो अंडरलाइन है वो क्या डिनोट करता है, तो आप जानते हैं किसी वैगन में जो पहला 2 अंक होता है, टोटल 11 डिजिट होते हैं, टोटल 11 डिजिट होते हैं। उसमें पहला जो 2 अंक होता है 1 और 2, जो पोजीशन होता है उसका, जहाँ पर वो जो डिजिट होता है वो होता है टाइप ऑफ वैगन, मतलब किस टाइप का वैगन है। बहुत सारे टाइप होते हैं वैगन के, जैसे बॉक्सन है तो उसका 10 होता है, बॉक्सन एस है 24 होता है, BTPN का 40 होता है, BLC AB का BLC A का 61, BLC B का 62। इस तरह से सारे वैगन के कोड्स होते हैं। तो वो पहला जो 2 अंक है वो टाइप ऑफ वैगन होगा। यानी कि जो ये बिल्कुल सही नंबर दिया गया है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाया गया है, ये बिल्कुल सही वैगन नंबर भी दिया गया है और इसका चेक डिजिट निकालने पर भी करेक्ट आएगा। तो 12 नंबर जो कोड होता है वो बॉक्सन HS का होता है। ठीक है, दूसरा जो तीसरे और चौथे नंबर पर जो अंक होते हैं वो होते हैं ये ऑनिंग रेलवे। ठीक है, ऑनिंग रेलवे मतलब किस रेलवे के नियंत्रण में वो गाड़ी है, वो उसका कोड होता है। जैसे सेंट्रल रेलवे है तो उसका 01 होता है, नॉर्दर्न रेलवे है तो 03 होता है, ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है तो 05 होता है, उस साउथ सेंट्रल रेलवे है SCR है तो 09 होता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR है तो 10 होता है। इस तरह से दूसरा जो अंक है वो ऑनिंग रेलवे करते हैं, यानी कि 03 जो कोड है वो NR का है, यानी नॉर्दर्न रेलवे का है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के 2 डिजिट उसके बाद, यानी 5वां और छठा जो डिजिट है वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर बताता है, मतलब किस साल में ये गाड़ी बनी थी। तो 5वां और छठा जो इसमें नंबर है वो 03 है, यानी कि ये 2003 में गाड़ी बनी थी। उसके बाद के 4 जो डिजिट हैं, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये बताते हैं इंडिविजुअल वैगन नंबर, मतलब उस साल में जो वैगन का प्रोडक्शन हुआ उसमें उसका नंबर क्या था, यही 7वां, 8वां, 9वां और 10वां बताता है। और 11वां तो हमें चेक डिजिट मालूम है कि 11वां चेक डिजिट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि चेक डिजिट निकालते कैसे हैं। इसी नंबर से हम लोग कोशिश करेंगे चेक डिजिट निकालने का, और कोशिश नहीं करेंगे बल्कि निकालेंगे भी। देखिए चेक डिजिट, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं,
चेक डिजिट में क्या है कि 3-4 स्टेप करने हैं छोटे छोटे, उस स्टेप से आप निकाल सकते हैं। पहला क्या है कि ये जो 11 डिजिट है इसमें टोटल 11 नंबर दिए जाते हैं, 11। तो पहला जो नंबर है उसका वो कहलाता है सम विषम। आप जानते होंगे कि जो 2 से जो डिवाइड हो जाता है उसको सम कहते हैं, 2 से जो डिवाइड होता है उसको सम कहते हैं, और 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको विषम कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में जो ऑड ये जो इवन नंबर होता है उसको सम संख्या कहा जाता है, और जो ऑड नंबर होता है उसको कहा जाता है विषम संख्या। ठीक है। तो इसमें इतना तो आप समझ गए। इसमें पहला वाला को हम कहेंगे, पहला वाला, एक मिनट, पहला वाला जो नंबर होगा, चल रहा है, पहला वाला जो नंबर होगा वो विषम संख्या होगा। आप जानते हैं ये 1 हो जाएगा विषम संख्या, मतलब विषम डिजिट होगा। टोटल 11 डिजिट हैं जिसमें फर्स्ट वाला, उसके बाद उसका जो विषम होगा थर्ड वाला। ठीक है। फिर 4 को छोड़ देना है, फिफ्थ वाला, फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ वाला, सिक्स को छोड़ कर सेवेंथ वाला। ठीक है। इस तरह से इसको ये करना है। उसको लिखा जाता है कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, यानी कि C1 C2, इस तरह से करना है। ठीक है। तो क्या करना है, पहले करना है C2 C4 C6 C8 C10, यानी कि स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 यानी कि S1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, C2, दूसरे नंबर पर क्या है 2, पहले केस को जोड़ेंगे सम संख्या वालों को, तो दूसरे नंबर पहला जो C2 है यानी कि जो दूसरे नंबर पर है इसको जोड़ेंगे, फिर 4 नंबर वाले को, फिर 6 नंबर वाले को, फिर 8 नंबर वाले को, फिर 10 नंबर वाले को। ठीक है। तो इसमें क्या है C2 मैं लिख देता हूँ, यानी कि कैरेक्टर 2 C2 प्लस C4 प्लस C6, ऐसे ऐसे करके C10 तक जोड़ देना है। तो ऐसे जोड़ेंगे तो जो विषम स्थान पर जो है वो है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7। ठीक है, यही है ना, 2 3 2 3 2 3 3 5 7, यही है 2 3 3 5 7, एक 3 यहाँ भी छूट गया, 3 5 7 है। तो पहला जो है दूसरा नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठे नंबर पर, 8वें नंबर पर, 10वें नंबर पर वाला को जोड़ लेना है। इसको जोड़ेंगे तो 20 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 होगा। ये स्टेप 1 निकल गया 20। ठीक है, स्टेप 1 क्या निकल गया, 20 निकल गया। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में अच्छा आएगा, इसलिए टाइम लिया जा रहा है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। 3 से यदि गुना करते हैं तो 60 हो जाएगा। ये स्टेप 2 था। ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है कि अब तो हमने सम वाले को, यानी कि जो इवन नंबर था उसको जोड़ लिया था, अब ऑड नंबर को जोड़ेंगे। ऑड वाले में क्या है C1 C3, माने पहले स्थान पर जो है हो गया C1, दूसरे स्थान या तीसरे स्थान पर C3, उसके बाद 5वें स्थान पर C5, इस तरह से सबको जोड़ेंगे। नंबर आपके सामने है, हम जोड़ते हैं। पहले लिखते हैं C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 प्लस C9। ठीक है, इतना जोड़ना है हमें। तो पहले स्थान पर C1 इस तरह से अगर बिठाएंगे, उसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0। पहले स्थान पर 1 है, फिर तीसरे स्थान पर 0 है, फिर तीसरे स्थान पर 0 है। ठीक है, फिर 5वें स्थान पर 0 है, और उसके बाद 7वें स्थान पर 4 है। ठीक है, 4। फिर उसके बाद है 9वें स्थान पर है पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वें स्थान पर है 6। ठीक है, और 10वां तो हमने उसमें ले लिया था। इन सबको जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब ये स्टेप हो गया। अब क्या करना है चेक डिजिट निकालने के लिए सबको जोड़ना है। जो 3 यानी कि स्टेप जो हमने 2 किया था, स्टेप 2 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3, इन दोनों को जोड़ना है। स्टेप 2 में क्या किया था, टोटल जोड़ के हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 60 आया था। ठीक है, और स्टेप 3 में टोटल को जोड़े तो 11 आया था। दोनों को जोड़ देना है तो कितना होगा
71 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक डिजिट निकालने के लिए करना क्या है कि जो जोड़ के आया, जो जोड़ने के बाद जो आया, जोड़ने के बाद जो 71 आया, उसको राउंड फिगर में 10 के मल्टीप्लाई में राउंड फिगर करना है। तो 10 के राउंड पे मल्टीप्लाई में उसके आगे वाला, पीछे वाला नहीं, आगे वाला, तो इसके 71 के आगे 10 के मल्टीप्लीकेशन जो 10 से डिवाइड हो जाता है 100%, वो 80 होगा। ठीक है, तो यही 80 जो ये पूरा करने में, ये 70 को 80 बनाने में कितना अंक हमको ये लगा, वही चेक डिजिट होता है। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 80 होगा, 9 जोड़ेंगे तो 80 होगा, तो ये 9 हो गया चेक डिजिट। अब सोच लीजिए कि इसमें हमारा जो स्टेप करने के बाद, सबको जोड़ने के बाद यदि 70 होता तो चेक डिजिट क्या होता, क्योंकि इसमें तो कुछ जोड़ना ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो चेक डिजिट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो दो ही कंडीशन बन सकते हैं, या तो 7 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, या 7 से डिवाइड ना होने वाला आ जाए। अगर डिवाइड होने वाला आ जाता है तो 0 होगा चेक डिजिट, अगर नहीं होने वाला होगा तो उसके आगे का 10 से गुना करने पर जो भी कटने वाला जो संख्या होगा, उसको पूरा करने में जो अंक जोड़ा जाएगा वही चेक डिजिट होगा। यही चेक डिजिट निकाला जाता है। आसान लगा होगा, वीडियो को फिर से रिप्लाई करके देख लीजिएगा, बहुत धीरे धीरे बताया गया है, बहुत तोड़ तोड़ के बताया गया है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा था कि जो राउंड जो ये किया गया, अंडरलाइन जो किया गया, अंडरलाइन किसको किया गया, तीसरे और चौथे नंबर वाले को किया गया है। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये तीसरा और चौथा क्या होता है, ऑनिंग रेलवे होता है, यानी कि किसको अंडरलाइन किया गया है, दूसरे और तीसरे को। क्वेश्चन में ये अंडरलाइन यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इसको यहाँ मानिएगा, तीसरे, पाँचवें और छठे को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यदि 1 और 2 को अंडरलाइन किया जाता तो होता टाइप ऑफ वैगन। यदि 0 और 3 को अंडरलाइन किया जाता तो होता ऑनिंग रेलवे। ठीक है, लेकिन यहाँ 03 तो ये भी है, लेकिन पाँचवें छठे स्थान पर है, इसको अंडरलाइन किया गया है, यानी कि इसका मतलब है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उम्मीद है पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अंडरलाइन हिंदी में कुछ और हो गया है, इंग्लिश में कुछ और हो गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडल लाइफ ऑफ ओपन वैगन विथ एयर ब्रेक एंड कैसनब बोगी वैगन स्टॉक। एयर ब्रेक और कैसनब बोगी वैगन स्टॉक के साथ जो ओपन वैगन होता है उसका कोडल लाइफ क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कोडल लाइफ क्या होता है। तो उसका जो कोडल लाइफ होता है वो 30 साल होता है, 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स उसका कोडल लाइफ होता है। चलिए आगे देखते हैं। और जो ये कैसनब जो बोगी ये जो होते हैं, कैसनब जो बोगी होते हैं, उसके साथ जो ओपन वैगन लगता है वो मैक्सिमम बॉक्सन वैगन भी हो सकता है, या उसके वेरिएंट के और भी कई वैगन हो सकते हैं। तो बॉक्सन वैगन का जो अभी ये कोडल लाइफ है, नया न्यू मैनुअल न्यू रूल के अनुसार बॉक्सन वैगन, BOBRN वैगन, BOY यानी बॉय वैगन, या BOBSN वैगन जो कि होपर वैगन है, BOBSN वैगन, ये सारे का जो कोडल लाइफ है वो चेंज कर दिया गया है। सभी का कोडल लाइफ चेंज कर दिया गया है, और चेंज करके इसका जो कोडल लाइफ है वो 35 कर दिया गया है। फिर से एक बार सुनिएगा, बॉक्सन का, BOBRN वैगन का, BOY वैगन का, BOBSN वैगन जो कि होपर वैगन होता है, BOBRN की तरह ही होता है, इन सब का कोडल लाइफ 35 कर दिया गया है। और इन सब को वैगन को छोड़कर अन्य जो वैगन ओपन वैगन बचा उसका कोडल लाइफ 30 ईयर्स कर दिया गया है। तो इसमें किसी वैगन का नाम नहीं लिखा है, इसलिए इसका आंसर 30 ईयर्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और एक BOBY वैगन है, BOBY वैगन, उसका जो कोडल लाइफ है वो 38 ईयर्स कर दिया गया है। उसके बाद जो अदर ओपन वैगन बच गए उसका 30 ईयर्स कर दिया गया है। और भी BTPN वैगन है, कई वैगनों के कोडल लाइफ चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। अंडर फ्रेम माउंटेड जो एयर ब्रेक सिस्टम होता है
देखिए, ब्रेक सिस्टम वैगन में दो प्रकार के होते हैं। एक अंडर फ्रेम माउंटेड होता है, इसमें एक ही ब्रेक सिलेंडर होता है और एक ही ब्रेक सिलेंडर पूरे वैगन को ऑपरेट करता है। और एक ही ब्रेक सिलेंडर के अरेंजमेंट से जो 8 व्हील होते हैं, उन 8 व्हील पर एक ही ब्रेक सिलेंडर से ये प्रेशर जो ये ब्रेक लगता है। लेकिन बी और एक दूसरा होता है बी एम बी एस में क्या है कि जो उसका ये जो वैगन का जो कैसनप बोगी होता है, उसी बोगी के जो ब्रेक बीम होते हैं, उसी ब्रेक बीम पर ये ब्रेक सिलेंडर लगाया जाता है। और वो क्या करता है, वो ब्रेक सिलेंडर सिर्फ उस बोगी को उस बोगी के ब्रेक को ऑपरेट करता है। दूसरा बोगी पर एक और सिलेंडर होता है, तो वो उस बोगी के ब्रेक को ऑपरेट करता है। यानी कि एक जो वैगन होते हैं उसमें दो BMBS यदि सिस्टम है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, तो दो ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों बोगी को ऑपरेट करने के लिए। चलिए, तो हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड। किस प्रकार के अंडर फ्रेम माउंटेड जो ब्रेक सिस्टम है उसमें एल टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक लगाया जाता है। और BMBS टाइप का जो ब्रेक सिस्टम है वैगन में, उसमें के टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक लगाया जाता है। लेकिन जो कोचिंग स्टॉक में के टाइप का जो ब्रेक ब्लॉक होता है उससे डिफरेंट होता है, दिखने में लगभग सेम ही होता है, थोड़ा का डिफरेंस इसमें होता है। तो लेकिन नाम उसका के टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है। तो याद रखिएगा कि BMBS सिस्टम यदि वैगन में है तो उसमें के टाइप का ब्रेक ब्लॉक इस्तेमाल होगा, और अंडर फ्रेम माउंटेड यदि ब्रेक सिस्टम है तो उसमें एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज। जो इसमें सिर्फ वैगन से ही क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा और 20 क्वेश्चन से कम 100 क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ वैगन क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 21 नंबर के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो सबके यूज़ के लिए होंगे, फिर उसके बाद कैरेज वाले होंगे। सबको अलग अलग पार्ट करके बनाया गया है ताकि वीडियो देखने में भी आपको किसी प्रकार का नुकसान हो। जैसे कैरेज वर्कशॉप में है तो आपका ये वीडियो ज़रूरत का नहीं है, लेकिन वैगन वर्कशॉप में है या CNW में है या AWME की तैयारी करते हैं तो आपका ये काम का है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट पीरियोडिसिटी इज। जो नया नया जो बॉक्सन वैगन बनता है तो उसका जो पहला POH होता है वो 6 साल पे होता है। लेकिन उसके बाद के जो POH होते हैं उसको सब्सिक्वेंट POH कहा जाता है। वो होता है 4.5 ईयर्स, यानी कि 4.5 साल के बाद होता है। उसके बाद पहला छोड़ के उसके बाद जब भी POH होगा तो 4.5 साल के बाद होगा, और ROH 18 महीने पर होगा हमेशा। याद रखिएगा बॉक्सन वैगन में। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा कि 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु इज़ द ऑथोराइज्ड फॉर प्रीमेच्योर कंडेमनेशन। Who is the authorized for premature condemnation of accident damaged wagon and vacuum brake system। जो वैक्यूम ब्रेक सिस्टम है, ठीक है, और उसमें ये जो वैगन डैमेज जो होते हैं उसमें एक अथॉरिटी बनाया जाता है कि किस प्रकार के वैगन होंगे तो कौन इसको ये डैमेज इसको घोषित कर सकता है, ठीक है। इस तरह के रूल बनाए गए हैं। रूल इसमें यह है कि जितने भी एक्सीडेंट से डैमेज वैगन होंगे, ठीक है, ये या वैक्यूम ब्रेक स्टॉक के वैगन होंगे, उसमें उसको जो कंडेमनेशन करने का जो पावर है वो CME का है, ठीक है। CME चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, या PCME भी लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ये भी इनको पावर है, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन एक्सीडेंट वैगन है, ठीक है, एयर ब्रेक स्टॉक है, उसमें उसका जो एज है वैगन जब जिस मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो उसका था उस समय से 25 साल से ज़्यादा उसका यदि एज हो गया है उस वैगन का, तो इसको CME करेंगे, कंडेमनेशन करेंगे, लेकिन FA एंड CAO की सहमति से करेंगे, ठीक है। FA एंड CAO। अब FA एंड CAO क्या होता है, हमेशा एक टर्म आपको सुनने को मिला होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, इसकी सहमति से CME इस वैगन को कंडेम करेगा, और उसके बाद जो ये लोहे के भाव में जो टेंडर होंगे उस नियमानुसार, रूल के अनुसार
उस टेंडर में जो इसको खरीदेंगे उसको ले जाएंगे, उसको गलाएंगे, उसको बनाएंगे, नया मटेरियल कुछ बनाएंगे। तो ये इसका जो जिसका 25 साल एज हो गया है वो CME उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। ये FA एंड CO की सहमति से कर सकता है। तो एक ऐसे भी वैगन होंगे जिसका एज 25 साल नहीं होगा, तो उसमें भी कुछ रूल लगाया गया है कि नन एक्सीडेंट वैगन है, एयर ब्रेक स्टॉक है, एयर ब्रेक सिस्टम वाला, और एज उसका 25 साल नहीं हुआ है, उससे कम है, ठीक है। 25 साल या 25 साल से कम उसका यदि एज है तो उसको जो कंडेमनेशन करने का जो पावर है वो रेलवे बोर्ड का है, और इसमें रेलवे बोर्ड में GM का अप्रूवल चाहिए, और FA एंड CAO उसकी जांच करेगा। जांच के बाद GM का अप्रूवल होगा, तभी उस जो वैगन है उसको कंडेम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 कंडेमनेशन का जो रूल है वो आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, और ऑलरेडी ये मुगलसराय डिवीजन में ये क्वेश्चन आ भी गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर देखिए। द ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर फॉर एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन रनिंग इन क्लोज सर्किट शैल बी। जो क्लोज सर्किट यानी CC रैक में चलने वाले जो गुड्स ट्रेन हैं उसको ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो BPC होता है वो 100% होना चाहिए, याद रखिएगा 100%। इसका जो कलर होगा वो येलो होना चाहिए। उसी तरह प्रीमियम जो गाड़ी होते हैं, प्रीमियम का जो जैसे CC रैक होता है उसी तरह प्रीमियम रैक भी होता है। तो प्रीमियम रैक का जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो BPC का परसेंटेज होगा वो 95 होगा, और इन रूट इसमें 90% का BPC होगा। इसमें एक इंड टू इंड भी होता है, BPC का जो इंड टू इंड होता है प्रीमियम का वो भी सेम होता है। उसका जो BPC का जो कलर होता है प्रीमियम का, इंड टू इंड प्रीमियम, और एक ऑर्डिनरी प्रीमियम होता है। ऑर्डिनरी प्रीमियम का जो BPC कलर होता है वो वाइट होता है, जिसमें किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ लिखा हुआ रहेगा कि इंड टू इंड ब्रेक पावर का, इंड टू इंड जो रैक है उसके BPC का कलर कैसा होगा। तो कुछ भी नहीं अगर लिखा हुआ है तो उसको वाइट करेंगे, और ऐसा लिखा रहेगा कि प्रीमियम इंड टू इंड जो BPC है उसका कलर क्या होगा, तो आप उसमें ग्रीन लगाएंगे जैसा कि प्रीमियम में लगाते हैं। और येलो कलर तो आप जानते हैं CC रैक होता है क्लोज सर्किट रैक का, तो इसका आंसर हो जाएगा 100% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, और इन रूट में 90%। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द वैगन कंपोनेंट इज नोट द पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए वैगन बॉडी। वैगन बॉडी के सुपर स्ट्रक्चर का कौन हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कॉर्नर स्टेंशन जो है, कॉर्नर स्टेंशन ये बनाया जाता है। स्टेंशन का मतलब है कि इस तरह से जो मेटल होते हैं उसको इस तरह से इसको मोड़ा जाता है ऐसे, ठीक है। आप समझ गए होंगे थोड़ा, और ये वाला थोड़ा और नज़दीक आएगा। तो इस तरह से मोड़ के एक बनाया जाता है एक्सटेंशन, बहुत तरह से उसके आकार दिए जाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस तरह के एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है वैगन में, बिल्कुल सही बात है। क्रीव एंगल भी एक इसी से मिलता जुलता एक एंगल बनाया जाता है, उसको कहते हैं क्रीव एंगल, तो वो भी होता है। टॉप चैनल तो होता ही है। लोअर प्लैंक होता है कैसनप बोगी में, जहाँ जिस पर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है उसको प्लैंक बोला जाता है। तो ये वैगन सुपर स्ट्रक्चर का ये पार्ट नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्लोर प्लेट प्रोवाइडेड इन बॉक्सन आर वैगन विथ स्टेनलेस स्टील ऑफ। जो बॉक्सन आर वैगन जो होते हैं उसको वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, क्योंकि वो बॉक्सन वैगन को ही मॉडिफाइड करके बनाया जाता है। मॉडिफाइड करके उसी को, जो बॉक्सन वैगन होते हैं उसी को मॉडिफाइड करके बनाया जाता है, और प्योर ये स्टेनलेस IRSM 44 से बनाया जाता है बॉक्सन और वैगन। तो उसमें जो उसका फ्लोर प्लेट है वो 4 mm का होता है, 4 mm का, ठीक है। अब जो रिहेबिलिटेशन होता है बॉक्सन से बॉक्सन आर वैगन का, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये भी थोड़ा हमको जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रिहेबिलिटेशन जो होता है वो 10 से लेके 23 ईयर्स तक, ये वैगन के जो कोडल वैगन का जो लाइफ है या एज है उस दौरान इसका रिहेबिलिटेशन होता है। उसमें बॉक्सन से इसका नाम हो जाता है बॉक्सन आर। जब एक्सल लोड की बात करें तो एक्सल लोड जो है बॉक्सन का वो 20.32 होता है, जबकि बॉक्सन आर हो जाएगा यानी मॉडिफाइड अगर हो जाएगा
तो उसका एक्सल लोड 22.9 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो ये हाइट भी बड़ा हो जाता है और इसका जो कैपेसिटी जो होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका एक्सल लोड भी ज़्यादा हो जाता है 22.9। उसमें जो कैसना बोगी हैं उसमें कैसना 22 NLB का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बॉक्सन आर में भी वही बोगी चल जाता है। स्प्रिंग इसका वही सेम होता है, 12-8-4 का कम्बिनेशन होता है। POH में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट POH होगा बॉक्सन का, वो 6 साल पर होगा। बाकी के बाद का जो POH होगा वो 4.5 ईयर्स के बाद होगा। बॉक्सन आर में सेम सभी जो सेम ही होंगे, 4.5 ईयर्स के बाद ही होंगे इसका जो POH। IOH दोनों का सेम होगा, 18 महीने पर होगा। मटेरियल इसमें माइल्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है बॉक्सन में, लेकिन इसमें स्टेनलेस स्टील IRSM 44 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो हाइट है वो 177 mm इंक्रीज कर दिया गया है। पहले से जो बॉक्सन वैगन है उसके इनसाइड हाइट जो 1950 mm होते हैं, लेकिन जो बॉक्सन आर है उसका 1950 से बढ़ के 2127 mm हो जाता है। ठीक है। साइड जो उसका सीट होता है 5 mm का होता है, लेकिन बॉक्सन आर का 3 mm का होता है स्टेनलेस स्टील का। और बॉक्सन का जो साइड का सीट होता है वो 5 mm का होता है माइल्ड स्टील का। साइड जो टेंशन जो होता है 6 होता है। हमने बॉक्सन का एक वीडियो भी बनाया है और बॉक्सन का PDF भी आप लोगों को दिया है। उसमें बॉक्सन वैगन से डिटेल जितने भी हैं सारे डिटेल उसमें रखे गए हैं और आप लोगों ने उसका पढ़ा भी होगा। यदि किसी के पास नहीं गया होगा और वैगन या CNW में होंगे तो हमसे ले लीजिएगा, अपना मैसेज कर दीजिएगा यदि यहाँ से जुड़े हुए हों तो। कोई भी PDF जो यहाँ बनते हैं यदि यहाँ से जुड़े हुए हैं तो उसका मैसेज कर दीजिएगा, ले लीजिएगा। जिनका जिनका 1 साल हो गया है वो रिन्यू ज़रूर करा लीजिएगा। तो साइड एक्सटेंशन इसमें 6 होते हैं, लेकिन जो बॉक्सन और वैगन होता है उसमें 9 होते हैं 6 mm का। लेकिन जो बॉक्सन वैगन होता है साइड एक्सटेंशन 6 होते हैं, 8 mm इनका साइज होता है, 8 mm का थिकनेस होता है। लेकिन बॉक्सन आर में सिर्फ 6 mm का ही होता है, टोटल 9 होते हैं। चलिए, तो इतना डिफरेंस काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको दिखता जाएगा, मिलता जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टेस्ट में बने रहिए, मटेरियल पढ़ते रहिए, बहुत नॉलेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जुड़ने वाले फर्स्ट रैंक ही लाते हैं, आप देखते भी हैं रिजल्ट। 9वां देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CRF एक सेक्शन होता है, कोल्ड रोलिंग सेक्शन होता है। मेटल को जो शीट्स जो होते हैं उसको करके उसी तरह क्रीव एंगल के जैसा या उससे और मिलता जुलता एंगल के जैसा एक रूप दिया जाता है, उसी को कोल्ड रोलिंग फॉर्मिंग कहा जाता है, कोल्ड रोलिंग फॉर्मिंग। ठीक है। तो CRF का मतलब वही हो गया, कोल्ड रोलेड फॉर्मिंग। इसका 9 का हो जाएगा B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, इलास्टोमेरिक पैड नोट बी कंडेमनिंग और डैमेज वेन। जो इलास्टोमेरिक पैड जो होता है वो कंडेम कितना पर नहीं होगा। ठीक है। तो कब किस स्थिति में कंडेम नहीं होगा वही पूछ रहा है। रबर पैड क्रशड, इसका जो रबर पैड है वो क्रश हो गया, ख़राब हो गया तो भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है। कंडेमनिंग फ्री हाइट 45 mm है तो कंडेमनिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कंडेमनिंग फ्री हाइट होता है वो 42 mm का होता है, 42 mm का। ठीक है। C नंबर जो ऑप्शन है, इफ़ एनी क्रैक और मोर देन 50 mm इज डेवलप्ड एट एनी सरफेस ऑफ रबर, यानी कि उसके रबर सरफेस पर 50 mm ज़्यादा का क्रैक डेवलप हो गया तो क्षतिग्रस्त किया जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उस क्षतिग्रस्त किया जाएगा। ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं किया जाने वाला, तो ये आंसर इसका B होगा, ये नहीं होगा। लेकिन ये करेक्ट है इसलिए नहीं होगा इसका आंसर। जो करेक्ट है वो आंसर नहीं है, जो करेक्ट नहीं है वो आंसर है। D, बॉन्ड फेल्यूअर गिविंग वे मोर देन 40 mm इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जो बॉन्ड फेल्यूअर होता है, 2 आयरन का प्लेट होता है ऐसे। ठीक है। और इसी के बीच बॉन्ड लगाया जाता है। ठीक है। और दोनों आपस में चिपके रहते हैं, बीच में रबर रहता है, ये शॉक को भी ऑब्जर्व करने का काम करता है। और व्हील का जो वियर है, व्हील फ्लैंज का जो घिसाव है उसको बहुत ही ये घिसने से बचाता है, ये इलास्टोमेरिक पैड। ठीक है। ये क्वेश्चन भी है और इसका आंसर यही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। कैसनर बोगी का हमने एक मटेरियल बनाया था, उसमें आपको बताया था, बहुत ही अच्छा उसमें एडाप्टर का, ये इलास्टोमेरिक पैड का सब कुछ बताया था, आप उसको ज़रूर देखिएगा
उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ द रैक परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ। एयर ब्रेक टेस्टिंग यदि रैक के करते हैं ये वैगन स्टॉक में, तो पूरा रैक में यदि करते हैं तो 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का होना चाहिए। लेकिन सिंगल वैगन टेस्ट रैक करते हैं तो उसमें 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लीकेज होगा। दोनों कंडीशन याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 12। देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीएम। एपीएम का होता है ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब एपीएम जो ये क्या करता है, एम्प्टी लोड डिवाइस जो होता है ईएल डिवाइस, उसके जगह आया एपीएम। अब उसकी जगह पर एलएसडी भी आ गए हैं, वो भी एम्प्टी और लोड के बीच डिफरेंस को पहचानता है। और एम्प्टी कंडीशन में जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर है वो 2.25 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजता है। लेकिन लोडेड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर भेजता है। ये ईएल डिवाइस यानी एम्प्टी लोड डिवाइस, एपीएम डिवाइस यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन, या एलएसडी लोड सेंसिंग डिवाइस, तीनों का वही काम है। ठीक है, सब किस गाड़ी सबका ये बांटा गया है कि इस गाड़ी में ये लगेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लैक एडजस्टर। स्लैक एडजस्टर का कौन सा पार्ट नहीं है? तो उसमें पे आउट स्प्रिंग भी होता है, क्लच स्प्रिंग भी होता है, बैरल स्प्रिंग भी होता है, लेकिन लीफ स्प्रिंग नहीं होता है। लीफ स्प्रिंग तो ये बीवीजेडसी वैगन में जो ये इस्तेमाल किया जाता है लीफ स्प्रिंग। ठीक है, लीफ स्प्रिंग बीवीजेडआई में तो लगता है आईसीएफ का बोगी, और बीवीसीएम में कैसना बोगी का इस्तेमाल होता है। बीवीजेडसी में जो बिना बियरिंग का होता है और लीफ स्प्रिंग का, उसमें एक स्ट्रक्चर सिर्फ होता है, वो कोई बोगी नहीं होता है। बीवीजेडसी में सिर्फ स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 और 2 4 व्हील होते हैं पूरे वैगन में, यानी कि बीवीजेडसी वैगन में। आगे देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसका ये पार्ट नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में जो बॉक्सन वैगन होते हैं उसका पिस्टन स्ट्रोक 130 mm प्लस माइनस 10 होगा, और एम्प्टी कंडीशन में 85 प्लस माइनस 10 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैमटेक। कैमटेक का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछ रहा है। तो फुल कैमटेक का होता है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वैगन इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कौन वैगन का टाइप नहीं है, कौन सा वैगन नहीं है? तो बॉक्सन एक्सेल तो होता ही है, BOBRN भी होता है, BOMN भी होता है। ये मिलिट्री टाइप का वैगन है, मिलिट्री इस्तेमाल के लिए किया जाता है। लेकिन बोस्ट एक्सेल कोई वैगन नहीं है। बोस्ट रहता तो चलता, BOOST बोस्ट वैगन होता है। बोस्ट HS भी होता है, बोस्ट में मॉडिफिकेशन करके भी बनाया गया है, बोस्ट होता है। लेकिन ये एक्सेल लगाने से ये वैगन का कोई नाम नहीं है, ऐसे ही फालतू है। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन वन रैक ऑफ 25 टन BLSS वैगन, ये BLCS BLC नहीं है, BLSS है। तो ये एक यूनिट जो होता है BLSS वैगन का 25 टन का, तो उसमें कितना ए कार यूनिट होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ए कार यूनिट होते हैं और 44 इसमें बी कार यूनिट होते हैं, BLSS B और BLSS A। 48 वैगन का ये रैक बनता है, जिसमें 4 BLSS A होते हैं और 44 BLSS B वैगन होते हैं। ये अलग टाइप का, ये भी एक कंटेनर वैगन है जिसमें कंटेनर लोड होते हैं। BLCS के जैसा ही है, लेकिन इसका नाम BLSS है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस ऑफ बोथ कैसनप बोगी इन ऑफ ए वैगन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हील डायर का वेरिएशन यदि पूछता है वैगन में, तो एक ही एक्सल पर 2 चक्कों के बीच का व्हील डायर वेरिएशन का मतलब हो गया कि एक एक्सल पर 2 चक्के होते हैं और दोनों की चक्का के डायमीटर जो होता है उसमें कितना अंतर है। ऐसा तो नहीं कि एक चक्का बहुत बड़ा और एक चक्का बहुत छोटा होगा तो उसमें गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांस बन जाता है। इसलिए इसका रूल बना दिया गया है कि एक चक्का पर यदि एक एक्सल पर 2 चक्के हैं, हालांकि सेम ही चक्का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें रूल बना गया है कि 0.5 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि एक चक्का यदि
940 mm का लिया गया तो दूसरा चक्का भी 940 mm या 939.5 mm या 940.5 mm का लिया जा सकता है, यानी 0.5 mm का डिफरेंस होगा। लेकिन एक बोगी में 4 चक्के लगते हैं, तो एक एक्सल पर तो हमने 940 लगा लिया। अब दूसरे एक्सल पर हम जो लगाएंगे वो पहले एक्सल में 40 है, उसमें से 13 का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 40 में 13 यदि ऐड करेंगे तो उधर 53 हो गया, और इधर घटाएंगे 40 में 13 तो इधर 27 हो गया। ठीक है, तो उसके बीच का चक्का लगाएंगे आप। 945 लगाएंगे, 935 लगाएंगे, 42 लगाएंगे, 48 लगाएंगे, 36 लगाएंगे। ठीक है, 13 mm के इर्द गिर्द लगाएंगे। तो एक बोगी पर चारों चक्के में, यानी दोनों एक्सल के जो चक्के के डाया है उसमें 13 mm का डिफरेंस चलेगा। एक वैगन पर पूरे 8 चक्के होते हैं, 2 बोगियाँ होती हैं, तो उन 8 चक्कों में जो डिफरेंस है वो 25 mm का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 mm से। यही इसका आंसर है डी, 25 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज़ द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी का जो मेंटेनेंस मैनुअल है वो क्या है, वो G95 है। ठीक है, जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो हमसे मैसेज करेंगे। यदि आपके पास नहीं गया होगा जी वाला पम्पलेट तो हम आपको भेज देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वियर लिमिट इज़ नॉट करेक्टली मैचड। कौन सा वियर लिमिट जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो जो एडाप्टर होते हैं उसका क्राउन सीट का जो वियर लिमिट है वो 3.5, ये करेक्ट है। ठीक है, एडाप्टर साइड लग जो होता है उसका जो वियर लिमिट होता है 3 mm, बिल्कुल करेक्ट है। एडाप्टर क्राउन लग जो होता है उसका 3 mm नहीं बल्कि 4 mm है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। और जो करेक्ट नहीं है वही इसका आंसर है, क्योंकि मेल नहीं खाती वाला पूछ रहा है। एडाप्टर थ्रस्ट शोल्डर जो है 0.7 mm का इसका वियर लिमिट है, ये भी बिल्कुल सही है। कैसना बोगी से रिलेटेड हमने बताया अभी कि बहुत ही खूबसूरत PDF आपके लिए बनाया था, और उसका वीडियो भी बना हुआ है। आप यदि नहीं देखे होंगे वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसके लोगो पर क्लिक कीजिएगा तो चैनल पर ले जाएगा, वहाँ वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, वीडियो में जाइएगा तो जितने वीडियो बने हुए हैं उसमें दिखाएगा। उसी में नीचे लिस्ट में आपको कैसना मिलेगा, कहीं ना कहीं 10-15 वीडियो के अंदर में मिल ही जाएगा, या 20 वीडियो के अंदर में। उसके बाद जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। यदि कुछ कैरेज वर्कशॉप में है तो सिर्फ कैरेज का, सिर्फ प्रीवियस पेपर का, या सिर्फ ये इस तरह का बना हुआ है। कम्युनिटी में जाएंगे तो जितने भी मैसेज होते हैं टेस्ट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसमें रहते हैं। आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कि कैसा हमारा रिजल्ट जाता है, हमारे क्लास से जुड़े हुए लोगों का कितना अच्छा रिजल्ट होता है, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो जो PDF है उसमें बहुत ही अच्छा से दिखाया गया है। ये उसका जो वियर लिमिट है, क्राउन सीट है, क्या क्या है उस वो आपको अभी दिखाते हैं, कितना आपको देखने में मज़ा आएगा। ये है उसका एडाप्टर। ठीक है, ये है एडाप्टर, यही एडाप्टर है। पहले तो हमारा जो एक्सल का जो बेयरिंग है, बेयरिंग के ऊपर एडाप्टर हर हाल में पहले एडाप्टर ही लगाया जाता है। उसके बाद इलास्टोमेरिक पैड लगाया जाता है। ठीक है, और यदि पैकिंग लगाना है 37 mm का, यदि पैकिंग लगाना है तो इलास्टोमेरिक पैड के ऊपर 37 mm का पैकिंग लगाया जाता है। लेकिन यदि 12 mm का पैकिंग लगाना है तो वो यहीं पर लगता है, यहीं पर। ठीक है, पैकिंग का डिज़ाइन इस तरह है कि इसमें फिट हो जाता है, इसमें ऐसे फिट हो जाता है वो। आपको यदि कभी जाने का वहाँ इस तरह का मौका मिले तो इसमें जो अब हमने आपको बताया कि एडाप्टर साइड्स कौन से होते हैं। एडाप्टर साइड्स ये वाले हैं, ये वाले एडाप्टर साइड्स हैं, यहाँ इस तरह का बना हुआ होता है, ये एडाप्टर साइड है। एडाप्टर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में हम तुरंत बता देंगे आपको। तो ये एडाप्टर का साइड है, ये एडाप्टर का क्राउन लग है। ठीक है, ये वाला जो है क्राउन लग है, ये और ये क्राउन लग है। ये क्राउन सीट है, ये और ये इसका क्राउन सीट है। ये इसका साइड लग है, ये वाला इसका साइड लग है। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। ये क्राउन लग आपने देख लिया, ये क्राउन लग, ये क्राउन सीट, ये 2 होते हैं, यहाँ भी होते हैं। और ये क्राउन लग, ये साइड लग है, ये साइड लग। ठीक है, और अच्छा से देखते हैं दूसरा वाला, और भी दूसरा पिक्चर देखते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें भी आपको बहुत ही खूबसूरत से एनिमेशन वाला बनाया गया है। ये क्राउन लग है, ये दोनों क्राउन लग हैं। ये क्राउन सीट है, और ये एडाप्टर का साइड लग है। ये साइड, ये एडाप्टर का साइड्स है, साइड्स, और ये साइड लग है 2। ठीक है, एडाप्टर का ये बोर है। ठीक है, बोर,
और एडाप्टर का ये शोल्डर है, ये जो है पार्ट ये दोनों शोल्डर है। तो ये इसी को पिक्चर देख लीजिए, उसके बाद उसका डायमेंशन याद कीजिएगा, सारा डायमेंशन भी लिखा हुआ है जो भी इसमें है। और ये इलास्टोमेरिक पैड है जो कि बार बार आपने देखा होगा, सुना होगा। यही इलास्टोमेरिक पैड, ये जो एडाप्टर है इसके ऊपर एकदम फिट बैठ जाता है। और यदि पैकिंग लगाना है 12 mm का, तो जो एडाप्टर होते हैं उसके बीच में यहाँ 12 mm का पैकिंग लगता है। यदि 37 mm का पैकिंग लगाना है तो इसके ऊपर लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका ये पूरा डाटा है और यही हमारा कैसना बोई का है। आपने वहाँ जाके ज़रूर देखिए, ये पूरा इसका पीयू पैड, इसके जो बॉलिस्टर होते हैं, सब पूरा डिज़ाइन इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग इसका जो आगे का पार्ट है वो ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं, कैरेज और वैगन के लिए। तो अगले पार्ट में हम लोग जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जो लोग नए हैं, यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916। इस व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो आपका मटेरियल का चार्ज है वो 3000 आपसे लिया जाता है। उसमें आपको टोटल मटेरियल आपको दिए जाते हैं 3000 में, टोटल मटेरियल प्लस 10 सेट प्रीवियस पेपर, प्लस अलग से एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन के लिए, प्लस आपको यहाँ से एक रोल नंबर दिया जाएगा जिससे आप टेस्ट देंगे। टेस्ट का फ़ी अलग से लगता है 150 रुपये महीना। उसके बाद आपको वीडियो लिंक दिए जाएंगे, आप उस पर वीडियो देखिए, समझिए, आप मटेरियल पढ़िए, टेस्ट दीजिए, प्रॉब्लम कुछ भी होता है सोल्यूशन कीजिए। ये सारे काम को करते रहिए और जैसे ही एग्ज़ाम आएगा आपका रिजल्ट ज़रूर हो जाएगा। इस सारे काम को ईमानदारी पूर्वक सही से यदि आप करेंगे तो आप तुरंत ज्वाइन कीजिए आरजे ज्ञान क्लासेस। चाहे आप जेई कैरेज वर्कशॉप में हो या वैगन वर्कशॉप में हो या CNW में हो या AWME की भी तैयारी करते हैं, उसका भी स्पेशल टेस्ट नायर जैसे एग्ज़ाम लेती है 175 क्वेश्चनों का, सेम उसी तरह का स्पेशल टेस्ट चलाया जाता है नायर के जैसा ही AWM के लिए। वेलफेयर का इंस्पेक्टर का भी यहाँ टेस्ट सीरीज चलता है। यदि आप वेलफेयर के टेस्ट देना चाहते हैं तो भी हमसे जुड़ सकते हैं। सेम व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर में जो डिस्प्ले पिक्चर है उसमें सब कुछ लिखा भी है, लिखा भी दे दिया गया है, लिख भी दिया गया है, ताकि आप उसको देख लें, समझ लें। और जो दिक्कत होगा वो हमसे मैसेज से, फ़ोन के माध्यम से, कैसे भी करके आप हमसे पता भी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।